हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आगे बात करने वाले हैं। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि बाउल है, ठीक है, जिसका रेडियस है आर, इस तरीके से रखा हुआ है। यहाँ पर एक कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मैंने बोला था कि अगर मैं इसको ओमेगा से घुमा रहा हूं, ठीक है, तो ये रेस्ट पर रहना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बाउल, राइट। तो पहली तो अपन की ये कंडीशन थी कि जब यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं था, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं था, तब ओमेगा की वैल्यू कुछ आ रही थी अंडर रूट जी बाय आर कॉस थीटा, राइट। सबको याद होनी चाहिए किस तरीके से आया है, वो भी पता होना चाहिए। अब चलिए, अब मैंने ये बोला था कि इसकी रेंज ऐसे निकालो। ये तो तब था जब म्यू इज इक्वल टू जीरो है, बट म्यू जब जीरो नहीं होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट, तब मैंने बोला था कि इसकी रेंज निकालो। तो अपन ने एक अपर लिमिट तो निकाल दी थी, लोअर लिमिट की बात करते हैं कि कितनी मिनिमम स्पीड रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जब सोचो कि ओमेगा की वैल्यू रूट जी बाय आर कॉस थीटा से कम होगी तो क्या होगा। ऐसा सोचो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो अपन को इतनी स्पीड से ही एकदम कॉन्स्टेंटली ऐसे एक सर्कल में घूमता, ऐसे, राइट, अपन को ये बात पता है, ठीक है। लेकिन जब ओमेगा सोचो इससे कम हो जाए और फ्रिक्शन नहीं है, उस वाले केस में नीचे चला जाएगा, राइट। ऑब्वियस सी बात है, वो नीचे सरकने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको जो स्पीड चाहिए घूमने के लिए वो उसको मिल नहीं रही है, राइट। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अब जब अपन ने फ्रिक्शन इंक्लूड किया तो उसको नीचे जाने से रोकेगा फ्रिक्शन ऊपर लग के, राइट। बस तो इस वाले सवाल के अंदर जो लास्ट वाला केस था उसके अंदर फ्रिक्शन की डायरेक्शन उधर थी, इसके अंदर बस फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी और इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो अपन वापस एक बार डायग्राम बना लेते हैं कि कौन कौन से किस तरीके से अपन सारे फोर्सेस लिखेंगे। लेट से ये पर्टिकुलर ब्लॉक था अपना, इस डायरेक्शन में लग रहा था नॉर्मल फोर्स, ठीक है, इसे लाइन भी बना देता हूं, ठीक है। इधर लग रहा था अपना mg और बाहर की साइड लग रहा था m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, ठीक है। अगर ये पता नहीं कैसे आया तो लास्ट लेक्चर वाला डायग्राम आप देख लेना, ठीक है। उसके अंदर मैंने सेम डायग्राम बनाया था एंड फोर्सेस के बारे में भी डिस्कस किया था, और ये वाला एंगल था थीटा, देख लेना, सेम ही डायग्राम है। बस यहाँ पर एक ही चीज जो मैंने बोला था कि अलग आएगी, वो है फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो आएगी इधर, ठीक है। क्योंकि जब ओमेगा की वैल्यू अपन जब लोअर लिमिट निकालेंगे जी बाय आर कॉस थीटा होगी, जब अपन लोअर लिमिट निकाल रहे होंगे तो ऐसा समझो कि अगर इससे कम होती जब फ्रिक्शन नहीं होता, राइट। अपन फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसे तो मेजर करते हैं कि अपन पहले वो वाला केस मान लेते हैं कि जब फ्रिक्शन जीरो नहीं है, ठीक है, सॉरी फ्रिक्शन नहीं है, वो वाला केस ले लेंगे। तब पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जाता उसकी उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाना। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता और ओमेगा इससे कम हो जाती तो पार्टिकल नीचे सरकता, तो उसको नीचे रोकने के लिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की साइड लगेगा अभी, ठीक है। अब सारे कंपोनेंट थोड़ा लिख लेते हैं। देखो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, राइट, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा और ये भी अपना थीटा। अब देखो सारे कंपोनेंट में लिख लेता हूं। ये वाला इसका कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा एंड ये वाला इसका हो जाएगा mg sin थीटा, mg cos थीटा mg sin थीटा। उसी तरीके से ये जो m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा है उसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, ये वाला m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा इंटू cos थीटा, और इसका ही इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा इंटू sin थीटा विच इज sin स्क्वायर थीटा, राइट। तो अपन ने सारे के सारे इसके कंपोनेंट लिख लिए। अब मुझे क्या करना है, उसको बाउल के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रखना है अपन को, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं अपन, सिंपल सा फोर्स बैलेंसिंग करते हैं। ये वाली फोर्स बैलेंसिंग करेंगे इस डायरेक्शन में, तो देखो नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी, m ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा प्लस mg cos थीटा। ये तो आ गई भाई n की वैल्यू, एंड इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो आएगा मेरे पास mg साइन थीटा दैट इज इक्वल टू f प्लस m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा इंटू cos थीटा। ध्यान से देखो, तो यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों विच इज mg साइन थीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा इंटू cos थीटा। जो अपना लास्ट वाला केस था उसके अंदर बस एक ही फर्क था कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर आती थी, राइट।
फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर आती थी तो ये बस टर्म उल्टी हो जाती थी, राइट। तो बस यहाँ पर इतना ही फर्क रहेगा। अपन देखो अगर इसको आगे सोल्व करें, ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब भी अपने को कोई भी कंडीशन निकालनी हो, मैक्सिमम ओमेगा निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, टाइम निकालना हो, तब फ्रिक्शन की लिमिटिंग कंडीशन लगा दो। फ्रिक्शन की लिमिटिंग कंडीशन क्या होती है बच्चों? F शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन, राइट, ये होती है उसकी लिमिटिंग कंडीशन। तो F शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन, तो F की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी भाई? mg sin थीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा इंटू cos थीटा, एंड दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन, राइट। तो म्यू इंटू एन, दैट मीन्स म्यू इंटू एन अपना कितना है यहाँ से? m ओमेगा स्क्वायर r sin स्क्वायर थीटा प्लस mg cos थीटा, राइट, इस तरीके का है। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं और ओमेगा को एक साइड लेते हैं, ओमेगा की वैल्यू अपन को निकालनी है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी है। तो भाई m कैंसिल हो जाएगा, राइट, और तो यहां से क्या बच गया? देखो g sin थीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा इंटू cos थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर r sin स्क्वायर थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा, राइट। ओमेगा स्क्वायर वालों को एक साइड लेते हैं, देखो इसको उधर ले जाता हूं मैं और इसको इधर ले आता हूं, तो मेरे पास आया म्यू ओमेगा स्क्वायर r sin स्क्वायर थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा इंटू cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इधर आया और ये इधर गया, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, राइट। तो यहां से देखो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, दोनों में से ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा वैसे कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा? म्यू sin थीटा, ओमेगा स्क्वायर r म्यू sin थीटा प्लस cos थीटा, ये अपना बच गया भाई, देखो ध्यान से, राइट, सारी चीजें अपन ने लिखी रखी है। यस, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, राइट, बस उसको उधर ले जाना है। तो ध्यान से देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा डिवाइड बाय r sin थीटा और ब्रैकेट में म्यू sin थीटा प्लस cos थीटा, राइट। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, या तो मैं बोल सकता हूं ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी, ठीक है, ताकि ये जो बाउल था उसके ऊपर इक्विलिब्रियम में रहे। तो ओमेगा की जो अपर लिमिट थी वो अपन ने लास्ट लेक्चर में निकाली थी कि ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू दैट क्वांटिटी एंड ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, राइट। तो भाई इसको कर लेना अपन, देखना, ये पूरा एक सवाल ही है कि जब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तब कितनी ओमेगा होनी चाहिए, जब फ्रिक्शन लग रहा है तो ओमेगा की रेंज कितनी होनी चाहिए, कि मैं मिनिमम कितनी ओमेगा रखूं और मैक्सिमम कितनी ओमेगा रखूं। फ्रिक्शन के टाइम पे भी एक बार फोर्स की रेंज निकालने का था, उसके अंदर भी फ्रिक्शन की दोनों अलग अलग साइड में मैंने वैल्यू ली थी, अगर तुम लोग को याद हो तो, ठीक है, रेंज ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर सेम केस है, यहाँ पर हमें ओमेगा की रेंज निकालनी है, तो बस थोड़ा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, राइट, थोड़ी मैथमेटिक्स है। तुम्हें बस जब भी ऐसी कोई कंडीशन निकालनी हो ना, तो ये वाली चीज हमेशा काम आएगी, विच इज एफ इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, राइट, लिमिटिंग कंडीशन फ्रिक्शन की, राइट, इसको नोट कर लो भाई, ठीक है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, जल्दी से, राइट। तो ये अपना पूरा बाउल वाला काम हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे अपन एक बात करें, ठीक है, बाउल वाला केस अपना सारे का सारा हो गया। अब देखो जैसे लेट्स से कि अपन साइकिल चला रहे, राइट, साइकिल चला रहे और अपन रास्ते में है कहीं पे, ठीक है, साइकिल चला रहे अपन, ठीक है। तो एक बात पक्की है कि यहाँ पर लगेगा नॉर्मल और इधर लगेगा mg, बस
लेट कॉल इट N1। ये पहला वाला केस है जब रोड ऐसा है। देखना ध्यान से, अभी एक और बहुत अच्छी बात अपन को पता चलेगी। अपन साइकिल चला रहे हैं, एकदम फ्लैट रोड है, तो भाई सीधा चलेगा, नॉर्मल इधर लगेगा, mg इधर लगेगा। दूसरा केस अगर ले लू मैं, लेट से कि अपने पास कुछ खड्डा है, ठीक है, तो अपन इधर पहुंच गए, तो इधर तो लगेगा नॉर्मल और mg तो लगेगा ही लगेगा, और एक फोर्स भी इसके अंदर ऐड जरूर होगा। सोचो कि पहले ये कौन सा फोर्स ऐड होगा, तब तक मैं तीसरा केस का डायग्राम बना लेता हूं। सोचो, लेट्स से दिस इज N2 सेकंड वाले केस के लिए। तो इस वाले केस के अंदर हम देखेंगे तो इधर लगेगा mg, ऊपर लग रहा है N2, नॉर्मल लग रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो ये एक सर्कुलर पाथ कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ कर रहा है, और लेट से यहां पर इसकी स्पीड है v, और अगर ये सर्कुलर पाथ कर रहा है तो एक फोर्स अपन ऐड करते हैं जिसको हमने बोला था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपन ऐड करते हैं जो इस डायरेक्शन में हम लगाएंगे, विच इज mv²/r। जो भी इस कर्ड पाथ जो भी है, जो भी ये गड्ढा दिया होगा तुम्हें, उसकी रेडियस दी होगी सवाल में, ठीक है। तो नॉर्मली की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अगर इस वाले केस में मैं N1 की वैल्यू की बात करूं तो वो आएगा mg, और N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg प्लस mv²/r, ठीक है। और इस वाले केस के अंदर बात करूं तो ध्यान से देखो, जब साइकिल ऐसे कोई गड्ढा नहीं, अब इस तरीके से है, बम्प है, और इसके ऊपर जैसे ही जाएगा, ठीक है, जैसे उसके ऊपर जाएगा तो अपने को पता है कि अपन ऐसे कर्ड पाथ लेंगे, तो इस बार भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जहां जहां भी सर्कुलर पाथ रहेगा वहां वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, बट यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन अलग होगी, ठीक है। ये बात अपन को समझनी है। जैसे यहाँ पर सर्कल ऐसे घूम रहा था तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस सर्कल के आउटसाइड, यहाँ पर सर्कल ऐसा घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर आ जाएगा। लेट्स से यहाँ पर इसकी स्पीड है v, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, mv²/r। और इस वाले केस के अंदर अगर मुझे सिस्टम लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा भाई, mv²/r प्लस n3 इज इक्वल टू mg। तो तीसरे वाले केस के अंदर नॉर्मल की वैल्यू बताओ क्या होगी बच्चों, इट विल बी mg माइनस mv²/r। ये हो गया N1, N2, N3। और N1, N2, N3 तीनों को देख के अगर कंपैरिजन में करना चाहो तो ध्यान से देखो, N2 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, मतलब इस वाले केस के अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन होगी, तो देखो ऐसा सवाल भी आ सकता है, तीनों केसेस दे देंगे और तुम्हें नॉर्मल की वैल्यू कंपेयर करनी होगी कि किसकी नॉर्मल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो इट्स ऑब्वियस दैट mg के अंदर कोई क्वांटिटी ऐड हो रही है तो ये सबसे ज्यादा है, उसके बाद ये mg है और ये mg में से कुछ माइनस हो रहा है, राइट। तो सबसे बड़ी तो अपन लिख लेंगे N2, उसके बाद N1, और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है बच्चों, N3 का, इस वाले केस के अंदर, राइट। एक और एक चीज इसके अंदर पूछ सकते हैं कि भाई तीनों केस में से कब गाड़ी या साइकिल जंप करेगी। जंप करना मतलब जैसे काफी बार अपन देखते हैं कि अगर अपन रोड पे जा रहे हैं या कोई बम्पर आ रहा है, ठीक है, तो साइकिल वगैरह थोड़ा जंप कर जाती है, थोड़ा ऊपर ऐसे 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 हो जाती है, राइट। मूवी वगैरह में भी अपन देखते हैं। तो ऐसा कब होता है, तो कभी भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन के अंदर दिया है ना कि जमीन से कांटेक्ट छूट गया, किसी भी चीज से कांटेक्ट छूट जाता है, अगर जमीन से कांटेक्ट छूट गया तभी तो वो जंप करेगा। साइकिल उछलेगी, गाड़ी उछलेगी, कार उछलेगी, ये कब उछलेगी, जब उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है ना वो 0 हो जाएगा, तब वो उछलेगी, तब उसका जमीन से कांटेक्ट हट जाएगा, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि when normal will be 0, car or bike will jump in the sense will lose contact, वो कांटेक्ट लूज कर देगा किससे, अर्थ की सरफेस से, राइट, मतलब वो जंप करेगा। तो तुम्हें ऐसा जंपिंग की कंडीशन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि मैं कितनी स्पीड रखूं कि अपनी जो साइकिल वगैरह है वो जंप ना करे। तो ध्यान से देखो, ये वाले केस में कभी जंपिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जंपिंग का पॉसिबल है जब नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए। तो ध्यान से देखो, इस वाले केस में भी कभी 0 हो ही नहीं सकती। mg की वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है 0 होगी ही नहीं। अगर इसका कुछ मास है
तो mg तो लगेगा ही लगेगा, तो नॉर्मल की वैल्यू तो यहाँ आनी ही आनी है, तो यहाँ पर जंपिंग पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो n2 इज mg प्लस mv स्क्वायर बाय r, और दोनों में से एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है इन दोनों में से, तो उसका मतलब n2 की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन n3 वाला क्या है, ये वाला केस, इसके अंदर नॉर्मल की वैल्यू 0 हो सकती है। n3 कैन बी 0, n3 कैन बी 0, और अगर इसको 0 लिखा तो mv स्क्वायर बाय r किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, mg के बराबर, तो v किसके बराबर आ गया, अंडर रूट rg के बराबर। ठीक है, जब v की वैल्यू इतनी हो जाएगी रूट rg के बराबर, तो अपन आराम से बोल सकते हैं कि ये जो अपनी साइकिल वगैरह है वो जंप कर जाएगी। अगर v की वैल्यू इससे छोटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है जंप नहीं करेगी, राइट। तो ये वाली बात अपने को समझनी है बच्चों, और इससे बड़ी तो भाई कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है कि v की वैल्यू इतनी रखोगे तब ये जंप करेगा, इससे कम रखोगे ना तो गाड़ी जंप नहीं करेगी, मतलब एक सेफ ड्राइविंग रहेगी। तो इस टाइप से काफी बार सवाल बन सकते हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर रहता है नॉर्मल जीरो का। जब नॉर्मल जीरो हो जाता है तो कोई भी अपनी गाड़ी वगैरह है वो सरफेस से कांटेक्ट छोड़ देती है। ठीक है, तब अपन क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को जीरो करते हैं। तो देखो इन तीनों का तो पहले अपन ने नॉर्मल कंपेयर किया, और नॉर्मल कंपेयर करने के बाद अपन ने वो स्पीड निकाली जिस स्पीड पे वो जंप करेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ये हो गया हो तो। अब काफी बार अपन को ऐसा लगता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल अपन को पता है कि बुलेट वगैरह की स्पीड हमें पता होती है, जो बंदूक की गोली वगैरह चलती है तो उनकी स्पीड अपन को पता होती है, तो हम सोचते हैं कि भाई ये स्पीड जो इनकी निकाली वो कैसे निकाली होगी, बंदूक वगैरह की जो स्पीड निकाली है वो कैसे निकाली होगी। भाई कुछ तो किया होगा ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि बंदूक के गोली के ऊपर कोई मशीन रख दिया, ऐसा कुछ तो किया ही होगा। तो अपन एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं विच इज स्पीड ऑफ बुलेट। ठीक है, स्पीड ऑफ बुलेट, अपने पास कोई बुलेट है और उसकी अपन को स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे देखना, बहुत ही देसी तरीका हम आजमाएंगे उस स्पीड ऑफ बुलेट निकालने के लिए। ठीक है, मान लो कि भाई एक गन है, अपनी M4 है हमारे पास। ठीक है, जाने तो M4 नहीं मैं ड्रॉ कर रहा, बट M4 है। ठीक है, उससे मैंने एक बंदूक छोड़ी, बंदूक ने गोली छोड़ी, राइट, एक गोली छोड़ी, और अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो डिस्क है, ये पहली डिस्क है और ये दूसरी डिस्क है। डिस्क इन द सेंस ऐसा समझो एक कोई कार्डबोर्ड है ना, दो कार्डबोर्ड सर्कुलर टाइप मैंने बांध रखे हैं इस तरीके से, एकदम एक लाइन में, सेम रेडियस के है ये, और एक ही एक्सिस पे है ये दोनों कार्डबोर्ड, एक ही एक्सिस पे है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस लेट से d है, और ये जो बुलेट है उसकी स्पीड है v, और ये जो दोनों है डिस्क, उसको मैं कोई एक्सटर्नल सिस्टम यहाँ पाइप वगैरह लगा के इसको ओमेगा जितनी स्पीड से मैं घुमा रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो डिस्क है उसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे। ठीक है, ऐसे दोनों को एक साथ घुमा रहा हूं। ठीक है, अपन क्या करेंगे, यहां से फायर करेंगे बुलेट को फायर करी, बुलेट यहाँ पे लगी। ठीक है, अभी भी ये तो घूमता ही रहेगा, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये घूमता रहेगा, ये भी तो घूम रहा है, और फिर यहां पर लगेगी, मतलब बुलेट यहां से यहां गई। चलो पहली बात, बुलेट को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, अगर मैं बुलेट की बात करूं तो वे टाइम टेकन बाय बुलेट टू रीच फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 पे पहुंचने में बुलेट को कितना टाइम लगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो इतना टाइम लगा बुलेट को यहाँ के यहाँ पहुंचने में। एक और बात, ठीक है, अब सोचो कि यहाँ पहली जो डिस्क है उसके अंदर एक होल हुआ होगा, और उसके बाद इसके अंदर एक होल हुआ होगा, लेकिन जब मैंने दोनों डिस्क को ऐसे मिलाया बाद में, तो पता चला कि होल एक ही जगह पे नहीं है, होल अलग अलग जगह पे है, राइट। क्योंकि लेट्स से कि पहला बोर्ड है उसके अंदर होल हुआ, फिर वो तो घूम ही रहा है ना, तो उसके साथ वो भी घूम रहा है। ठीक है,
तो जब तक ये गोली यहां से यहां पहुंचेगी, यहां से जब यहां पहुंचेगी, लेकिन ये तो घूम चुका होगा ना, तो थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब ऐसा समझो कि ये एक पहला कार्डबोर्ड है, ये दूसरा कार्डबोर्ड है, मैंने यहां से गोली मारी, तो इस पोजीशन पे जब ये था ये दोनों, तब मैंने गोली मारी थी, लेकिन जब ये यहां पहुंचेगा, ठीक है, तो ये थोड़ा मुड़ गया होगा, तो यहां पे कहीं पे गोली लगेगी। तो ऐसा समझो ये पहला कार्डबोर्ड है और दूसरा कार्डबोर्ड है, पहले कार्डबोर्ड में यहां गोली लगी, ठीक है, दूसरे कार्डबोर्ड में भी वैसे ऊपर लगेगी, लेकिन घूमने के लिए ऐसा समझो कि जब यहां पर गोली लगेगी ना, तब ये भी तो कुछ आगे चला गया होगा, लेट से वो यहां चला गया, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये अगर ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली घूम रही है, गोली से कोई फर्क नहीं पड़ा, कार्डबोर्ड है, घूम गया कोई बात नहीं, ये तो घूमती रहेगी, ठीक है। तो जब यहाँ पे गोली लगी, ये होल हो गया पहले का, तो ये आगे चला जाएगा, फिर उसके बाद ये सेकंड वाले पे ऊपर वो लगेगा, ठीक है, तो ये बात अपन को समझनी है। तो ये समझो कि जब तक बुलेट यहां से यहां आई, इस जगह से बुलेट जब यहां पर आई, तो अपना जो ये होल था या तो जो डिस्क थी वो इतना घूम गई, यहां से यहां घूम गई, ठीक है, थीटा घूम गई, लेट से थीटा घूम गई, ठीक है, थीटा घूम गई। ये थीटा अपन को पता रहना चाहिए, ये थीटा अपन पता निकाल सकते हैं भाई, अपने पास बहुत सारे मेजरमेंट डिवाइस है। और एक और बात कि अपने को पता है कि ये जो थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी, या तो ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा बाई टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, इसकी जो भी ओमेगा होगी दैट इज इक्वल टू थीटा बाय टी, ठीक है। तो यहां से देखो टाइम की वैल्यू क्या है बच्चों, थीटा बाय ओमेगा, मतलब इस टी टाइम के अंदर ये जो डिस्क है उसने थीटा एंगल घुमा, और ये वही टाइम है जितनी देर में बुलेट यहां से यहां गई। यस, आई होप की बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो दोनों टाइम क्या है बच्चों, सेम है, दोनों टाइम सेम है, तो अपने पास डी बाई वी इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा बाय ओमेगा। अपने को क्या निकालना है, v निकालना है, स्पीड ऑफ द बुलेट विच इज डी ओमेगा बाय थीटा, काम खत्म। ध्यान से देखोगे तो d इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द डिस्क, ये दोनों डिस्क के बीच का डिस्टेंस है d, ठीक है, जो अपन आराम से निकाल सकते हैं। ओमेगा, ओमेगा तो हमारे हाथ में है, हम जितना स्पीड से इस डिस्क, दोनों डिस्क के सिस्टम को घुमाना चाहे उतना स्पीड से अपन घुमा सकते हैं, राइट। तो ये ओमेगा आ गया यहाँ से। थीटा, थीटा तो अपन निकाल ही सकते हैं, अभी मैंने बोला अगर ये सारी चीजें आ गई तो अपने पास क्या आ गया बच्चों, स्पीड ऑफ द बुलेट, जो भी बुलेट की यहाँ पर स्पीड थी वो आ जाएगी। नोट डाउन कर लो इसको, राइट। चलिए, स्पीड ऑफ द बुलेट किस तरीके से निकालनी है, निकाल दिया अपने। अब अपन रोड वगैरह की चर्चा करते हैं कि भाई कोई भी कर्व्ड रोड है, ठीक है, अलग अलग रोड की कंस्ट्रक्शन अलग अलग होती है। जैसे काफी सारे रोड तुम लोग देखते हो तो थोड़े टेढ़े होते हैं, थोड़े से होते हैं टेढ़े, देखना कभी नोटिस करना, जहां पे कर्विंग है ना वहां पर थोड़े टेढ़े रहेंगे रोड, ठीक है। तो अपन धीरे धीरे एक एक केस का डिस्कशन करेंगे इस वाले लेक्चर के अंदर और आगे वाले लेक्चर के अंदर, राइट। तो कार ऑन अ कर्व्ड रोड, ठीक है, कर्व्ड रोड, कर्व्ड रोड है मेरे पास। देखो मैं बैंक रोड की बात नहीं कर रहा, बैंक रोड मतलब बैंक्ड रोड, मतलब इस तरीके से थोड़ा मुड़ा हुआ नहीं, टेढ़ा रोड, ठीक है। टेढ़ा रोड भी तुम लोगों ने देखा होगा इस तरीके से जाता है, कभी कोई भी बड़ा ब्रिज है वो इस तरीके से जाता है, उनका भी रीजन है, ठीक है। अपन अभी बात करते हैं कर्व्ड रोड की। फ्लैट है रोड, एकदम फ्लैट है लेकिन वो कर्व्ड है, लेट्स से इस तरीके का कोई रोड है, ठीक है। अपनी कार है, अपन साइकिल लेके जा रहे हैं v जितनी स्पीड के साथ, ठीक है, अपने पास v जितनी स्पीड है। यहां पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, तो अपने को कुछ एक लिमिट तक इसको रखना है, इसकी स्पीड को एक लिमिट में रखना है, क्योंकि उसके बाद की जब ज्यादा स्पीड हो जाएगी इसकी, ठीक है, तो ये नहीं घूम पाएगा। काफी बार होता है, देखना जब तुम लोग कोई ब्रिज वगैरह पे इस तरीके से जाते हो तो तुम लोगों को वी कम करनी पड़ती है, जब तुम लोग टर्न लेते हो, जब भी ऐसा कोई टर्न आता है तब तुम लोगों को स्पीड कम करनी पड़ती है,
क्योंकि जब तुम लोग स्पीड कम नहीं करोगे तो हो सकता है कि तुम लोग आर पार निकल जाओ, हो सकता है कि भाई आर पार निकल जाओ, ऐसे निकल जाओ। तुम लोग जाना चाहते थे ऐसे, लेकिन ऐसे निकल जाओ। मैं सीधा एकदम भी नहीं बना रहा, लेकिन ऐसा, ठीक है, होता है ऐसा। तो ऐसा अवॉइड करने के लिए तो तुम्हें मैक्सिमम कितनी स्पीड रखनी चाहिए, तो अपन निकालेंगे मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्न। सेफ टर्न, सेफ टर्न लेने के लिए कितनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए कि वो भी जो भी कर्व पाथ पे अपन टर्न ले रहे हैं वो सेफ होना चाहिए। तो अपनी v कितनी होनी चाहिए, और v एक लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा स्पीड होगी तो ऑब्वियसली बात है अपन सड़क जाएंगे। तो चलिए भाई एक और बात कि ये अगर सर्कुलर पाथ ऐसे ले रही है तो एक बाहर की साइड एक फोर्स लगेगा जिसको मैं नाम दे दूंगा mv²/r विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, एक और बात कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा है तो सोचो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा। देखो सेंटर की साइड फ्रिक्शन लगना ही पड़ेगा, फ्रिक्शन सेंटर की साइड लगना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन सेंटर की साइड ही लगता है, क्योंकि ये इसको बैलेंस करेगा। ठीक है, वरना सोचो ना कि अगर फ्रिक्शन नीचे लगता तो इसको कौन रोकता, गाड़ी तो एकदम बाहर निकल जाती। ठीक है, इसको रोकने वाला कोई नहीं था तो गाड़ी एकदम बाहर निकल जाती, लेकिन ऐसा नहीं होने देता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा अपना, यहां पर लगेगा। ठीक है, और इधर उधर जा नहीं रहा। ठीक है, तो अपन को फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी चाहिए, अगर मैं चाहूंगा, अगर मैं ऐसा चाहूंगा कि गाड़ी जो है वो रोड से इधर उधर ना जाए, सिर्फ इस रोड पे ही चले, तो उसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, mv²/r के बराबर, राइट। क्योंकि ये अगर इससे कम हुई, ठीक है, तो गाड़ी बाहर चली जाएगी, सड़क जाएगी, राइट, समझ में आ रहा है ना। तो ये है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी है, तो भाई नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, नॉर्मल तो भाई इसके ऊपर ऐसा लगेगा, बाहर की साइड ऊपर की साइड, और नॉर्मल तो यहाँ पर सिंपल सी बात है किसके बराबर होगा बच्चों, mg के बराबर। अब मैंने तुम लोगों को एक बात बताई है, जब भी तुम्हें मैक्सिमम स्पीड या कोई भी कंडीशन निकालनी हो तो अपन को क्या करना है, फ्रिक्शन की लिमिटिंग कंडीशन f शुड बी लेस देन इक्वल टू μn, खत्म काम। fr शुड बी लेस देन इक्वल टू μn, तो mv²/r should be less than equal to mu mg, m और m cancel, तो v² should be less than equal to mu rg, so v should be less than equal to √ mu rg। अगर मैं चाहता हूं कि ये एक सेफ टर्न ले, अगर ये एक सेफ टर्न ले तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, μr से कम होनी चाहिए। मैक्सिमम इतनी हो सकती है, लेकिन इससे तो कम ही होनी चाहिए टू अवॉइड द एक्सीडेंट। हम चाहते हैं कि हम ऐसे सड़क ना जाए, हम इस रोड पे ही चले, तो v शुड बी लेस देन इक्वल टू √ μrg, मतलब v की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, ये बात याद रखनी है। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्न, जो अपन निकाल रहे हैं v मैक्सिमम फॉर सेफ टर्न, राइट, ये वाली बात। तो ये हो गया कार और ना कर्ड रोड। बाकी अपन अगले लेक्चर के अंदर उस रोड की चर्चा करेंगे जो बैंक्ड रहते हैं, थोड़े थोड़े टेढ़े रहते हैं, राइट, यस।